आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 39। अक्षत दिल्ली के लिए निकल चुका था, लेकिन जाते जाते मीरा को वह अपनी मोहब्बत का एहसास करवा के जा चुका था। अक्षत ने मीरा से किस करने की बात कही तो मीरा के मन में उलझन थी, पर जैसे उसने मीरा के ललाट को छुआ तो सब उलझनें खत्म हो गई। अक्षत मीरा से प्यार तो करता था, साथ ही साथ उसका सम्मान भी करता था, और उसकी यही बातें उसे औरों से अलग बनाती थी। मीरा की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी थी। शुभ और विनीत जेल में थे और अपने किए के लिए शर्मिंदा भी थे, लेकिन हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, और यहाँ भी शुरुआत हो चुकी थी। और ये शुरुआत थी अक्षत और मीरा के प्यार की। अक्षत के जाने के बाद अर्जुन, निधि और मीरा घर लौट आए। एक हफ्ते बाद शादी थी और घर में ढेर सारे काम थे। निधि और मीरा की एग्जाम्स खत्म हो चुकी थी और अब दोनों राधा का हाथ बटा सकती थी। विजय ने शादी घर से करने का आइडिया दिया, जबकि अर्जुन मैरिज हॉल बुक करना चाहता था। दरअसल अर्जुन अपने और अपने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखना चाहता था। कुछ देर की बहस के बाद विजय जी मान गए और उन्होंने फैसला किया कि शादी घर से ही होगी। पार्टी के लिए उन्होंने अर्जुन के लिए छोटा सा गेस्ट हाउस बुक करवा दिया। अर्जुन खुश था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त मिलने घर आए और फिर उनके साथ ही वह बाहर निकल गया। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी विजय जी ने कुछ दिनों के लिए अपने मैनेजर को सौंप दी और खुद एक हफ्ते की छुट्टी लेकर शादी की तैयारियों में लग गए। अक्षत दिल्ली पहुंचा। जैसे ही वह तनु के घर पहुंचा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अक्षत ने अंदर आते हुए कहा, दी जल्दी कुछ खाने को दो, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, तू अंदर तो आजा पहले, या यहीं खाएगा? तनु ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा। अक्षत को देखकर काव्या दौड़ कर आई और उसकी गोद में चढ़ गई। उसने अक्षत के गाल पर किस किया और कहा, आई मिस यू सो मच मामू। अक्षत ने रिटर्न किस किया और कहा, मिस यू टू बच्चा। अक्षत ने काव्या को नीचे उतारा और सोफे पर बैठे सोमित के पास आकर कहा, कैसे हो जीजू? बात मत करो मुझसे साले। सोमित ने नाराज होकर कहा। साले? अक्षत ने चौंक कर कहा, वो वाला साला नहीं, साले साहब वाला साला बोला है। मेरा फोन नहीं उठाना, इग्नोर करना, इंदौर जाते ही अपने जीजा के सारे एहसान भूल गया तू? एहसान फरामोश? सोमित ने थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहा। अरे जीजू, अब क्या बताऊं आपको? अक्षत ने थोड़ा उदास होकर कहा। क्या हुआ आशु, सब ठीक तो है ना वहां? सोमित ने कहा। हाँ जीजू, अब सब ठीक है, पर बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया वहां, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता था। अक्षत ने गंभीरता से कहा। आशु क्या हुआ बताओ? तनु उसके लिए नाश्ता ले आई और सामने टेबल पर रखते हुए कहा। अक्षत ने सारी बातें तनु और सोमित को बता दी। उन्होंने सुना तो उन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि मीरा के साथ ये सब हो गया। सोमित ने कहा, शुभ इतना घटिया निकलेगा सोचा नहीं था, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है आशु, वरना तुम कभी जान ही नहीं पाते कि तुम्हें लेकर उसके दिल में इतनी नफरत है। जीजू, मुझे शुभ की परवाह नहीं है, मुझे बस मीरा की परवाह है। अक्षत ने कहा। तू फिक्र मत कर, हम सब उसके साथ हैं, उसे कुछ नहीं होने देंगे। तनु ने अक्षत का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। क्या तुम दोनों आते ही सीरियस हो गए? साले साहब ये बताओ, एंट्रेंस देने का कुछ इरादा है या नहीं? सोमित ने माहौल को थोड़ा नरम बनाते हुए कहा। बिल्कुल, उसी के लिए तो आया हूं। अक्षत ने खाते हुए कहा। आए हो या भेजे गए हो? सोमित जीजू ने भौएं चढ़ाकर कहा। मतलब? अक्षत ने बिना उनकी ओर ध्यान दिए हुए कहा। मतलब मेरे कहने से नहीं आए, राधा मां के कहने से नहीं आए, किसी के कहने से नहीं आए, और उन्होंने एक बार कहा तो सीधा यहां। बात क्या है? जीजू ने कहा। अक्षत के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगा, तो जीजू ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाकर कहा। बाबू, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वहां के टीचर रह चुके हैं हम। अक्षत अपनी प्लेट लेकर उठा और अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा। हाँ तो फिर करवा दीजिए पास। ये क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? तनु ने कहा। मैं बता रहा हूं तनु, ये ना वापस सिर्फ मीरा के कहने से आया है, लड़का प्यार में पड़ गया है। सोमित ने कहा। किसी के भी कहने से आया तो सही, मुझे तो लगता है मीरा इसकी जिंदगी में इसलिए आई है ताकि इसे अपने प्यार से बदल सके।
तनु ने कहा। ये बात तो है तनु, अक्षत बदल तो गया है, इन दोनों के प्यार को बस किसी की नजर ना लगे, सोमित ने कहा। तभी सोमित का फोन बजा। फोन विजय जी का था। उन्होंने सोमित को अर्जुन की शादी के बारे में सूचना दी और अक्षत के साथ ही शादी में आने को कहा। सोमित ने सुना तो खुशी से भर उठा। उसे तो बस काम से छुट्टी का बहाना चाहिए था। इंदौर में अक्षत का घर उसकी पसंदीदा जगह जो थी, सभी वहां उसके साथ कितना अच्छे से पेश आते थे। तनु ने भी विजय जी और राधा से बात की और जल्दी ही आने का कहा। फाइनली फिर से इंदौर जाने का वक्त आ गया। आज शाम ही शॉपिंग पर चलते हैं, सोमित ने एक्साइटेड होकर कहा। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपकी शादी है, तनु ने कहा। अरे भाई, मेरी ना सही मेरे साले की तो है, और साले की शादी में सबसे ज्यादा जीजा को ही पूछा जाता है, सोमित ने कहा। पहले अक्षत का एंट्रेंस हो जाए, उसके बाद हम सब साथ में शॉपिंग चलेंगे, तनु ने टेबल से बर्तन समेटते हुए कहा। ओह यार, मैं तो उसे बताना ही भूल गया, उसका एंट्रेंस तो कल सुबह ही है। कॉल लेटर मिला था मुझे, मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ, सोमित ने कहा और अपने कमरे की ओर चले गए। उन्होंने टेबल पर रखा लिफाफा उठाया और अक्षत के कमरे में आए। अक्षत उस वक्त लेटा हुआ था। सोमी जीजू उसके पास आए और कहा, जहां पना आराम फरमा लिया हो तो जरा इसे भी देख लो। अक्षत उठकर बैठ गया और सोमित के हाथ से लिफाफा लेकर देखा। उसके एंट्रेंस की डेट अगले दिन की थी। अक्षत मुस्कुरा उठा तो सोमित ने हैरानी से कहा, अजीब इंसान हो, तुम्हें जरा भी टेंशन नहीं है। कल सुबह तुम्हारा एंट्रेंस है और तुम मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि जल्दी से जल्दी वापस जा सकूंगा, और टेंशन किस बात की, आई एम द टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी, अक्षत ने कहा। क्या बात है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, ये नेचुरल है या उनकी संगत का असर है, जीजू ने कहा। नेचुरल भी है और कुछ उनकी प्रार्थनाओं का असर है, अक्षत ने कहा। मतलब? जीजू को कुछ समझ नहीं आया। मीरा प्रार्थनाओं में बहुत यकीन रखती है जीजू। उसका मानना है कि सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगो तो वो जरूर मिलता है, अक्षत ने विश्वास से भरकर कहा। अच्छा, तो तुमने क्या मांगा, जीजू ने कहा। आई एम टू स्मार्ट जीजू, मैंने अपनी प्रार्थना में मीरा को ही मांग लिया, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत की बात सुनकर सोमी जीजू मुस्कुराने लगे और कमरे से बाहर चले गए। अक्षत ने कुछ देर आराम किया और फिर किताबों में लग गया। एक बार जो वह उनमें डूबा तो उसे वक्त का पता ही नहीं चला। दोपहर का खाना भी उसने अपने कमरे में ही खाया। उसे पढ़ता देखकर तनु ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सोमित किसी काम से अपने ऑफिस चले गए। उधर मीरा राधा की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन राधा ने साफ मना कर दिया और उसे आराम करने को कहा। बेचारी मीरा बोर होने लगी तो ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी सीढ़ियों से आते रघु पर उसकी नजर पड़ी। उसके पास ढेर सारे कपड़े थे। मीरा ने रघु से कहा, रघु भैया, इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मीरा दीदी, ये अक्षत बाबा के कपड़े हैं, आज सुबह ही धुले हैं। उनके आने से पहले इन्हें प्रेस करके रखना होगा, वरना आप तो जानती ही हैं, अक्षत बाबा को अपने कपड़े बहुत प्यारे हैं, रघु ने कहा। लाइए, हमें दे दीजिए, हम कर देते हैं, मीरा ने कहा। अरे नहीं दीदी, राधा माँ ने आपको कोई काम करने से मना किया है, आप आराम करो, मैं कर लूंगा। सुबह से आराम ही तो कर रहे हैं, करने दीजिए ना हमें प्लीज, मीरा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। लेकिन, रघु ने असमझ की स्थिति में कहा। लेकिन कुछ नहीं, ये आप हमें दीजिए, हम कर देंगे, घर में और भी तो काम है ना, आप वो कर लीजिए, मीरा ने रघु के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा। रघु नीचे जाने लगा तो मीरा ने कहा, रघु भैया। जी दीदी, रघु ने पलट कर कहा। प्रेस भिजवा दीजिएगा हमारे कमरे में, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। जी दीदी, रघु ने कहा और वहां से चला गया। मीरा अक्षत के कपड़े लेकर अपने कमरे में आई, उन्हें बिस्तर पर एक साइड रखा। कुछ देर बाद ही रघु प्रेस ले आया और रखकर चला गया। मीरा एक एक करके बड़े प्यार से अक्षत के कपड़ों को प्रेस करने लगी। ये ना नेचुरल होता है कि जब कोई प्यार में होता है तो उसे अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए ये छोटे छोटे काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही खुशी महसूस होती है जो इस वक्त मीरा को हो रही थी। उसने 4 शर्ट और 5 पैंट प्रेस करके समेट कर रख दिए। प्रेस बंद करके उसने साइड में रखा तो नजर एक शर्ट पर गिरी जो कि फर्श पर गिरा हुआ था।
जिसे प्रेस करना मीरा भूल गई। मीरा ने उसे उठाया और देखकर मुस्कुरा दी। ये वही काले रंग की शर्ट थी जो अक्षत की फेवरेट थी और उसने उस रात पहनी थी जब मीरा पहली बार उससे मिली थी। मीरा ने उसे गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे वो शर्ट को नहीं अक्षत को गले लगा रही हो। अचानक मीरा को न जाने क्या सूझी और उसने वो शर्ट पहन ली। हालांकि वो मीरा को थोड़ी बड़ी थी, फिर भी मीरा ने उसे पहना और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। अपने प्रेमी की शर्ट पहनने की जो खुशी होती है वो सिर्फ वही समझ सकता है जो प्यार में हो। उस वक्त मीरा के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उसने शीशे में खुद को देखते हुए अक्षत की नकल करते हुए कहना शुरू किया, मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ रही हो, स्टूपिड। आई जस्ट हेट थैंक यू। मैंने अभी नशा करना शुरू नहीं किया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इस तरह से कोई फालतू एडवाइस दे। किसी ने कहा था अदरक वाली चाय कॉफी से बेहतर होती है, बस इसलिए ट्राई करके देख रहा हूं। थैंक यू बोलने से चीजें आम हो जाती है और तुमने जो किया वो बहुत खास था। उफ, कितने पागल हो ना आप अक्षत, मीरा ने शीशे में देखते हुए कहा। अभी वह अक्षत की शर्ट पहन के कमरे में यहां से वहां तितली बनी उड़ रही थी कि तभी राधा कमरे में किसी काम से आई। मीरा को ऐसे घूमते देखकर राधा ने हंसते हुए कहा, अरे मीरा क्या हो गया। राधा को वहां देखकर मीरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जल्दी से अक्षत की शर्ट निकाली और उसे रखकर राधा के सामने आकर कहा, कुछ नहीं, आप कहिए, आप यहाँ। हाँ, वो अर्जुन की शादी अच्छे से हो जाए इसके लिए दर्शन करने शिव मंदिर जा रहे हैं, तुम चलोगी। राधा ने कहा, हाँ हम अभी आते हैं। मीरा ने कहा तो राधा उसे जल्दी आने का बोलकर चली गई। कुछ देर बाद मीरा नीचे आई और सबके साथ मंदिर के लिए निकल गई। दादू और विजय घर पर ही रुक गए। अर्जुन गाड़ी चला रहा था, दादी माँ उसके बगल में थी। मीरा, निधि और राधा पीछे निधि और मीरा को कुछ बताने में लगी हुई थी और राधा की आंखों के सामने बार बार मीरा का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था जब वो अक्षत की शर्ट पहनकर कमरे में घूम रही थी। सहसा ही राधा मुस्कुरा उठी। गाड़ी मंदिर के सामने पहुंची। शाम हो चुकी थी, सभी अंदर चले आए। राधा ने पूजा की थाली पंडित जी को दी और अर्जुन नीता के नाम से पूजा करने को कहा। निधि, अर्जुन और मीरा मंदिर की परिक्रमा काट रहे थे। दादी माँ दीपक जला रही थी। पंडित जी ने पूजा करके थाली राधा को देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, सब शुभ होगा। तभी अर्जुन, मीरा और निधि भी आ गए। उन्होंने पंडित जी को नमस्ते किया और पंडित जी ने सबको तिलक करके प्रसाद दे दिया। लेकिन जैसे ही मीरा को तिलक किया, उनके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा बिटिया। जी, मीरा राजपूत। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा नसीब बहुत भाग्यशाली है बिटिया, जिस घर में भी जाओगी खुशियों से भर दोगी। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। पंडित जी की बातें सुनकर मीरा को अच्छा लगा। सभी घर चले आए। रात का खाना खाकर मीरा और निधि कमरे में चले आए। निधि अपने लैपटॉप में बिजी हो गई और मीरा शॉल कंधों पर डाले बालकनी में आकर खड़ी हो गई। रात के 10 बज रहे थे। मीरा बालकनी में खड़ी रात के उस खामोश पहर को देख रही थी। अक्षत के साथ बिताया वक्त उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था। उसका मीरा को परेशान करना, मीरा से बार बार टकराना, अक्षत का उसकी केयर करना, सब मीरा को बहुत याद आ रहा था। उसे याद आया कि अक्षत ने उसके फोन में अपना नंबर सेव किया था। मीरा अंदर जाकर अपना फोन ले आई। फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट जिसमें मुश्किल से 10-12 नंबर सेव होंगे। मीरा अक्षत का नंबर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक नाम पर जाकर ठहर गई और वह मुस्कुरा उठी। अक्षत ने अपना नंबर उसके फोन में सड़ू नाम से सेव किया था। मीरा ने नंबर डायल किया। फोन की रिंग के साथ ही उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उधर अक्षत पूरे दिन पढ़ाई करने में बिजी होने की वजह से जल्दी सो गया। जब फोन बजा तो उसने बिना स्क्रीन पर नंबर देखे ही फोन उठाकर कान से लगा लिया और नींद में कहा, हेलो। मीरा के कानों में जब उसकी आवाज पड़ी तो एक सुकून उसे महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, हेलो। अक्षत नींद से बेहाल था। उसे नहीं पता था कि फोन मीरा का है, पर उसने नींद में ही कहा, आप सो रहे हैं?
मीरा ने सवाल किया। अक्षत ने कहा। नींद में उसकी आवाज और भी प्यारी लग रही थी। मीरा मुस्कुराने लगी और कहा, ठीक है, फिर सो जाइए। अक्षत ने कहा और वापस सो गया। लेकिन सोने से पहले वह अपना फोन काटना भूल गया। उसकी सांसों की आवाज मीरा को साफ सुनाई दे रही थी। मीरा वहीं बैठकर खामोशी से अक्षत की सांसों को सुनती रही। जब ठंड का एहसास हुआ तो वह उठकर अंदर चली आई। फोन अब भी चालू था। मीरा फोन को कान से लगाए ही सो गई। दोनों के फोन चालू थे और दोनों तरफ कोई शोर नहीं था। कोई शोर नहीं था, बस एक दूसरे की सांसों का शोर था जो एक दूसरे के कानों में पड़ रहा था। सुबह जब अक्षत उठा तो देखा उसका फोन चालू था। स्क्रीन पर नंबर देखा जिसकी कॉल टाइमिंग घंटों में दिखा रहा था। अक्षत के पास मीरा का नंबर नहीं था, इसलिए वो जान नहीं पाया। उसने फोन काटा और वही नंबर रिडायल किया। उधर मीरा के कान के पास जैसे ही फोन बजा, वह एकदम से उठकर बैठ गई और उठाकर कहा, हेलो। अक्षत ने जैसे ही मीरा की आवाज सुनी हैरान रह गया और कहा, मीरा तुम? मतलब तुमने फोन किया था? सॉरी, आप सो रहे थे। मीरा ने अक्षत की बात पूरी करते हुए कहा, सॉरी, मैं सो गया था शायद। अक्षत ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। आपके एग्जाम कब है? मीरा ने कहा, आज ही है। अभी उठा हूं, फिर यूनिवर्सिटी जाना है। अक्षत ने आंखें मसलते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक। मीरा ने कहा, थैंक यू। अक्षत ने कहा। मीरा खामोश हो गई, अक्षत भी चुप। दोनों आगे क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अक्षत ही बोल पड़ा, तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है। मीरा ने कहा, मैं नहाने जाऊं? लेट हो जाऊंगा। अक्षत ने कहा, हाँ जाइए। मीरा ने कहा, रखता हूं, अपना ख्याल रखना। अक्षत ने कहा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी एग्जाम अच्छी हो और आपके अच्छे नंबर बने। मीरा ने कहा। अक्षत ये बात सुनकर मुस्कुरा उठा और कहा, मीरा ने फोन काट दिया। आज दोनों की सुबह की शुरुआत एक दूसरे की आवाज से हुई थी। मीरा उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नहाने के बाद मीरा बाहर आई, सूट पहना और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। आज मुस्कुराहट उसके होंठों पर जैसे बस सी गई थी। उधर अक्षत ने फोन रखा और नहाने चला गया। उसने नीले रंग की शर्ट और सफेद जींस पहनी और बाहर आ गया। तनु उसके और सौमित के लिए नाश्ता लगा चुकी थी। अक्षत को देखते ही जीजू ने खिंचाई करते हुए कहा, आशु बाबू, पेपर देने जा रहे हो या किसी के साथ डेट पर? मतलब इतना कातिलाना बनकर। जीजू, सुबह सुबह क्या बोल रहे हो आप? एंट्रेंस देने जा रहा हूं, कम से कम आशीर्वाद ही दे दो। अक्षत ने कहा, आप एक बार फिर टॉप करें ऐसा हमारा आशीर्वाद है। जीजू ने कहा, बातें बाद में कीजिएगा, पहले नाश्ता करो। और अक्षत को यूनिवर्सिटी छोड़ने आप जाएंगे। तनु ने नाश्ते की प्लेटों को रखते हुए कहा, जी मैम साहब। और कुछ? जीजू ने कहा तो अक्षत और तनु दोनों हंसने लगे। नाश्ता करने के बाद अक्षत और सोमित घर से निकल गए। अक्षत को यूनिवर्सिटी छोड़कर सोमित अपने ऑफिस निकल गया। अक्षत अंदर गया, अपना रोल नंबर चेक किया और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यहां से आज उसकी एक नई शुरुआत होने वाली थी। अक्षत ने पेपर किया और बाहर चला आया। जीजू को फोन किया तो उन्होंने 10 मिनट में आने का कहा। अक्षत ने फोन वापस जेब में रखा और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। सामने बड़ा सा पार्क था जहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। अक्षत ने जेब से फोन निकाला और उसमें मीरा की तस्वीरें देखने लगा। इस वक्त वह उसे बहुत मिस कर रहा था। तभी एक बॉल अक्षत के पास आई। अक्षत ने देखा एक छोटी बच्ची उसके पास चली आ रही है। उससे प्यारी सी आवाज में कहा, पास द बॉल प्लीज। अक्षत को वह बड़ी प्यारी लगी। अक्षत उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कम हियर। बच्ची उसके पास चली आई तो अक्षत ने बड़े प्यार से कहा, व्हाट्स योर नेम? मीरा शर्मा। बच्ची ने कहा। मीरा नाम सुनते ही अक्षत के सामने मीरा का चेहरा आ गया और वह बच्ची को देखकर सोचने लगा, मेरी मीरा भी बचपन में ऐसी ही रही होगी ना, क्यूट सी, प्यारी सी। अंकल बॉल प्लीज।
बच्ची की आवाज से अक्षत की तंद्रा टूटी। अक्षत ने बॉल उसे थमा दी और कहा, आप बहुत क्यूट हो बेटा, बिल्कुल मेरी मीरा की तरह। आपकी मीरा? बच्ची ने कहा। हाँ, मेरे पास भी एक क्यूट सी मीरा है जो कि मेरे घर में ही रहती है, आप देखोगे? अक्षत ने कहा। बच्ची ने हाँ में गर्दन हिला दी तो अक्षत ने उसे मीरा की तस्वीर दिखाई। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत, अक्षत ने ठंडी आह भरते हुए कहा। बच्ची अक्षत के पास आई, उसे नीचे झुकने को कहा। अक्षत जब नीचे झुका तो बच्ची ने उसके गाल पर किस किया और कहा, आप भी बहुत स्वीट हो अंकल। अक्षत शर्मा गया और अपने गाल पर हाथ लगा लिया। बच्ची अपनी बॉल लेकर वहां से चली गई। तभी जीजू आए और कहा, ये दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रहे हो? अरे जीजू, आप कब आए? जीजू की आवाज सुनकर अक्षत उनकी ओर पलटा। मुझे आए 32 साल हो चुके हैं दुनिया में, जीजू ने कहा। क्या जीजू आप भी, अब चलो, अक्षत ने कहा और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।